हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेरी वेलकम टू युवा कोचिंग। दिस इज पीयूष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। तो आज हम लोग नीट के आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि मेरे पास पेपर है कोड T2 का। तो मैं कोड T2 को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लाइन बाय लाइन आप लोग मिलाइएगा और देखिएगा कितने आपके सही हुए, ठीक है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान है एकदम, वो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री का है, हार्ड डिस्यूजन होगा। इसमें बोला था तुम्हारा स्टेटमेंट वन कि इन द पॉपुलेशन ऑफ द नेगेटिव सॉल्व द फॉलोइंग। पावर दिया हुआ था एल्युमिनियम +3 बैरियम +2 सोडियम प्लस, यानी दिया हुआ था एल्युमिनियम +3 और क्या दिया था बेटा Ba+2 दिया था, और यहाँ पे क्या दिया था आपका सोडियम Na+। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया था। स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे दिया हुआ था, द पॉपुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट, ठीक है ना, पावर ऑफ द 3 गिवन सॉल्ट ऑफ द ऑर्डर NaCl Na2SO4 एंड Na3PO4, ये दिया हुआ था। अब यहाँ पे पूछा था कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है आपका सही है गलत है। पहला ऑप्शन दिया था बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन दिया था स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब दूसरे ऑप्शन में देखते हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट क्यों है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से पॉपुलेशन प्रॉपर्टी क्या करते हैं इंक्रीज, क्योंकि वो जल्दी कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है हार्ड डिस्यूजन लॉ के अकॉर्डिंग, यानी एल्युमिनियम +3 बैरियम +2 और Na+ में सबसे ज्यादा किसका होगा तुम्हारा एल्युमिनियम +3 Ba+2 और Na+1, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है और चार्ज की इंक्रीज करने से प्रेसिपिटेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में लिखा है NaCl Na2SO4 और यहाँ पे दिया था Na3PO4। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पूरी तरह से हार्ड डिस्यूजन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट किया है, वो बिल्कुल सही है, प्लस पर के हकदार है। ये सिंपल फ्लैट क्वेश्चन था यार, एनसीईआरटी से दिमाग लगाने वाली नहीं थी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये तो सीधा सीधा पॉलीमर का फ्लैट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में आके दिया हुआ है, ठीक है। थर्मोसेटिंग क्या दिया हुआ है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर नॉट रिजोल्वेबल। तो ये इसमें इस केस में देखिए, इसमें सिंपल सा दिया हुआ है व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर इज नॉट करेक्ट। सिंपल सी बात है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज नॉट रिजोल्वेबल, यही आंसर आपका होगा। ये तो फ्लैट क्वेश्चन, इसमें कोई डिस्कशन करने वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी में लाइन से दिया हुआ है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या दिया हुआ था उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैलोरीज, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था SN1 और SN2, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, द इनकरेक्ट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन गिव, ठीक है, एट द रिएक्टिविटी शोज द इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। देखो यार मैं बता दूं, SN1 रिएक्शन जो होता है उस रिएक्शन में क्या होता है तुम्हारा रिडक्शन और इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी बैक और फ्रंट दोनों से अटैक होता है। और जब भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक से अटैक करता है तो फ्रंट के पार्ट को कहते हैं क्या रिडक्शन, और बैक के अटैक करने के प्रोसेस क्या कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। क्योंकि अगर इस रिएक्शन में 50% रिडक्शन और 50% इन्वर्जन होता है तो ये प्रोडक्ट क्या शो करेगा रेसमिक मिक्सचर, और रेसमिक मिक्सचर मतलब D अगर 50% रोटेट कर रहा है तो LD क्या करेगा 50%, नेट रोटेशन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, ठीक है। SN2 रिएक्शन में अगर हम बात करें तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इस केस में 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, रिडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम SN2 की बात करते हैं तो SN2 में जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करेगा इन्वर्जन होगा, तो अगर रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा S, और अगर S है तो क्या बनेगा R। और इस केस में वो दोनों नॉन सुपर इंपोजिबल इन योर मिरर इमेज होंगे, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं एनेंशियोमर। और एनेंशियोमर क्या होता है, जो पूरी तरीके से ऑप्टिकल एक्टिव के कंडीशन को फॉलो करता है और ये कहता है नॉन सुपर इंपोजिबल इन योर मिरर इमेज, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है सुपर इंपोजिबल इन योर मिरर इमेज, जो कि ये गलत है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो आपका कौन सा होना चाहिए, सेकंड, एनेंशियोमर आर नॉट सुपर इंपोजिबल इन योर मिरर इमेज, द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने एनेंशियोमर वाले पे किया होगा उसको +4 मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन है यार, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था केमिस्ट्री का, ठीक है ना, मैं बार-बार बोल रहा हूं, आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जिससे क्वेश्चन बहुत फ्लैट थे, एनसीईआरटी से बिल्कुल थे। यहाँ पे रिएक्शन दिया था ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया था RMgX। R क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, R
ये भी एलिफेटिक एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन है क्या ये ग्रिग्नाइट। ऑर्गेनो भी है, ग्रिग्नाइट, ठीक है। और इसका रिएक्शन किससे करा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, ठीक है। अब तुमको पता है ग्रिग्नाइट में R और Mg का ही बॉन्ड टूटता है, जिसमें R पर क्या आएगा नेगेटिव और Mg पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जिसमें कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन है इसलिए कार्बन आयन का वर्क करेगा, और ये बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का वर्क कर सकता है। बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का प्रॉपर्टी शो कर सकता है। पहला काम बेस का, और बेस किसको ढूंढता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन को, लेकिन CO2 के पास कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, और जब ये खींचेगा तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, RCO- डबल बॉन्ड हो, और इस नेगेटिव चार्ज पे क्या बैठ जाएगा बेटा आपका MgX+। जिस ऑप्शन में ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वही आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि फर्दर अगर इसका रिएक्शन वाटर से करा देते हैं तो वाटर हाइड्रोलिसिस करके ये अपना H+ आयन को दे देगा और Mg को बाहर कर देगा, तो ये आपका बन जाता है आयन फॉर्म में। तो जिस ऑप्शन में ये दिया है बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं पेपर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है RCOO-Mg+X- दिस इज करेक्ट आंसर। तो अगर ये आपने किया होगा तो बिल्कुल बोनस नंबर आपको +4 आसानी से मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एकदम फ्लैट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। ये क्लास 10 से 11 और 12 दोनों में पढ़ाया था, 10 से स्टार्ट किया था। मोलैरिटी से क्वेश्चन है, और सबको पता है कि मोलैरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन क्या होता है तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है बच्चों, मोलैरिटी के बराबर होता है। पता है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, वैल्यू पुट करना है, आंसर पाना है। बताइए सॉल्यूट, अच्छा मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 1 मोल यानी 1 ले दिया। नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ बेटा, 0.5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, भाई मान लेते हैं x ग्राम में है तो ऊपर क्या कर देंगे हम 1000, और जब यहां से x निकालेंगे बच्चों तो सीधा क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना होगा बेटा 500 ग्राम। एकदम फ्लैट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाना नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, 0.5 × 1000 का करना था, फ्लैट आपको +4 मार्क मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस कैरी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से किसका आ गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इस बार इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थोड़े इधर-उधर थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट वाइज थे। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो तो ऑप्शन में कहीं फंस के रह जाओगे बच्चों। एनसीईआरटी से फ्लैट क्वेश्चन था, थोड़े से क्वेश्चन ऊपर नीचे थे, लेकिन अगर आप चाहते तो पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आ सकते थे, बट एक प्रेशर होता है एग्जाम का, जिसकी वजह से हो सकता है कोई लोग डिस्टर्ब हो गए, बट ऐसा कुछ नहीं, पेपर ठीक था, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ्स प्लस फर्स्ट एंड 2 में करना था, हाइड्राइड दिया हुआ था, किसका किसका बेटा, एक दिया था मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, एक क्वेश्चन दिया था आपका GH2, ठीक है, और एक दिया था आपका B2S6 जिसको कहते हैं डाइबोरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक दिया था बेटा H, और पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा मैथ्स सही है, या तो पहले देख लेते हैं। बताओ कौन सा ऐसा सेंट्रल मेटल है या सेंट्रल एटम है जो 13 ग्रुप का है, सीधा सीधा बोरॉन है। 13 ग्रुप का है तो जनरली इसके हाइड्राइड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, अनस्टेबल होता है, और ये डाइमर बनाता है क्या, B2S6, लेकिन डाइमर बनाने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रह जाता है, इसलिए B2S6 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कोड देखिएगा बहुत आसानी से मिला लिया। चलिए अब GH4 की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है यानी B2S6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी C का हो गया सेकंड ऑप्शन मिलाएगा। अच्छा GH4 क्या होगा, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए एक दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, एक ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम 14th ग्रुप का हो, उसके पास लोन पेयर नहीं होगा और वो हाइड्राइड फॉर्मेशन कर रहा होगा बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है। साथ देखिए ये एलिमेंट जो है कार्बन फैमिली के अंदर बिलोंग करता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, और ये रहा आपका जमीन 14 ग्रुप का हो गया, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं होते
हाइड्राइड फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए GH4 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बिल्कुल मिलाइएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसी में आगे चलते हैं। अच्छा, उसमें एक और दिया हुआ है NgH2 की बात करते हैं तो मेटल है और मेटल के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ता है, तो वो हाइड्राइड का वर्क करता है और मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बना बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड, यानी ये कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड है। लास्ट में HF की बात करें तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में साफ होते हैं, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड लेके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, मैच करा लो, तो मैच करने से लग रहा है ना फोर्थ वन इज अ करेक्ट आंसर, राइट। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, आप बहुत इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन इसमें गेम खेल गया, इसमें नीट। इस क्वेश्चन को उसने ऐसे फंसाया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हो सकता है गलत कर दिया। देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट पर। यार एल्डिहाइड एंड कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की अगर हम बात करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट, एल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड OH, और अगर कीटोन की बात करेंगे तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR। एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या बोल रहा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट हायर देन हाइड्रोकार्बन, यस, इनकी बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। वैसे भी हाइड्रोकार्बन है यार, और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं बच्चों, इनका डाइपोल 0 होता है, और एल्डिहाइड एंड कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि ये स्टेटमेंट अभी तक तो बिल्कुल सही कह रहा है, आगे देख लेते हैं आगे क्या कहता है। स्टेटमेंट 2, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लोअर देन अल्कोहल, यस ये भी सही है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से क्या होगी बेटा, कम हो जाती है, क्योंकि इस अल्कोहल के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, H बॉन्ड। H बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट में समझ लीजिए आग लग जाती है, तेज से इंक्रीज करता है, इसलिए अल्कोहल की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी एल्डिहाइड एंड कीटोन, और लास्ट में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। तो इसमें देखिए ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट इसके क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन नंबर 58 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में फिर से रिएजेंट में गेम खेला गया है, और हमने बोला था कि आप रिएजेंट को जरूर पढ़ के जाइएगा, विदाउट रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार जीव से क्वेश्चन बहुत कम पूछा है, लेकिन रिएजेंट से तो पूछा है। कोई बोलेगा सर आइसोमर से भी तो नहीं पूछा है, यार आइसोमर अभी बता के नहीं, आइसोमर का ही तो पार्ट है, पूरा SN1 SN2 पूरी केमिस्ट्री तो है बच्चों, ठीक है। तो डायरेक्ट ना पूछ के वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन को पूछा है। चलिए आगे चल लेते हैं, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, फिर से साइनोहाइड्रीन, यानी ये क्वेश्चन है क्या, साइनोहाइड्रीन का, ठीक है ना, साइनोहाइड्रीन लिखा हुआ है और उसके नीचे क्या है, एसिटल है। अच्छा जी, एसिटल है तो मजा आ जाएगा। नेक्स्ट सिर्फ बेस है, ओके, सिर्फ बेस के बारे में तो हम बहुत पढ़े हैं, और ये सर ऑक्साइन है, भाई ऑक्साइन है, और बोल रहा है लिस्ट A और B को आपस में मैच करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। साइनोहाइड्रीन का रिएक्शन हमेशा एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ होता है। जब किसी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन, चाहे आप एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, अगर आप इसका रिएक्शन किससे कराते हो बच्चों, HCN से कराते हो, तो H प्लस और क्या होता है CN माइनस, जो कि न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा और उस कार्बन पर अटैक करेगा जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये नाम क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये CN माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बन क्या जाता है RCO माइनस H, और यहां क्या लग गया CN, एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पे OH और CN लगना साइनोहाइड्रीन की प्रॉपर्टी होती है, और ये कार्बन कैरल कार्बन होता है, रेसमिक पिक्चर रेसमाइजेशन प्रोसेस शो करता है, इसलिए जब भी साइनोहाइड्रीन होगा तो उस ऑप्शन में जाना जहां पे एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन बच्चों किससे हो रहा है, रिएजेंट HCN, यानी इसके लिए तो सर HCN की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट सिर्फ बेस की बात कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ बेस की बात करते हो तो सिंपल सी बात है कि जब एल्डिहाइड एंड कीटोन
टोन का रिएक्शन किससे होता है बेटा? प्राइमरी एमीन से होता है RnH2 के साथ। तो यहां से O और यहां से H2 का लॉस हो जाता है, और वाटर का लॉस होने के बाद यहां प्रोडक्ट बनता है आपका क्या? C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, और यहां पे H निकल गया R, इमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। और इमाइन सिर्फ बेस, तो जहां भी सिर्फ बेस के साथ RnH2 लिखा हुआ है उस ऑप्शन पे टिक करिएगा। आगे चल जाते हैं भाई, नेक्स्ट ऑक्साइन है, और देखिए पूरी केमिस्ट्री, पूरी रिएजेंट जो है एल्डिहाइड के टोन पे है। ऑक्साइन है, ऑक्साइन होता है आपका क्या? NH2OH होता है, और इसका रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड की टोन से करा दो, किसी भी एल्डिहाइड की टोन से करा दो। R कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, pH का रेंज बहुत कम होता है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट है। यहाँ मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से H और यहाँ से O मिलके वाटर का लॉस कर देता है, और इस कार्बन पे RH डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? NOH, और ये लोन पेयर का फॉर्मेशन यानी एक ऑक्साइन फॉर्म है, और ऑक्साइन फॉर्म आर विल्सो स्टीरियो आइसोमर के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को करेगा। देखिए R और H, तो जहां भी एल्डिहाइड की टोन का रिएक्शन NH2OH से पड़ जाता है तो कहते हैं हाइड्रोक्सिलामीन, तो उससे रिएक्ट करके इसका फॉर्मेशन करता है बेटा ऑक्साइन का। तो जहां पे जिस ऑप्शन में ऑक्साइन के साथ तुम्हारा NH2OH लिखा होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। मैच कर लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? साइनोहाइड्रिन, HCl, एसिटल, एसिटल या एल्डिहाइड की टोन का रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं, ठीक है, 2 मोल लेते हैं तो हेमी एंड देन एसिटल बनता है। ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन रिवर्सिबल जाता है, और एक्वस का मतलब रिएक्शन रिवर्स आ जाता है। इसका यूज जनरली मास्किंग में किया जाता है एल्डिहाइड की टोन को छुपाने के लिए, राइट। तो सिर्फ बेस इस केस में RnH2 हो गया, और ऑक्साइन क्या हो गया? NH2OH। तो सही आंसर इसका क्या होगा? थर्ड वन इज द राइट आंसर। ये बच्चों आपको फ्री में नंबर दे के गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया गैसेस स्टेट का क्वेश्चन 59। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल क्वेश्चन था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे ये क्वेश्चन था। होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत प्यार से बना लिया होगा, ठीक है, ठीक है। which one is not correct mathematically equation for the Dalton's law of partial pressure, ठीक है। Here P is equal to total pressure of gases mixture, यानी P पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ। एक बात देखो यार, सिंपल है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस मिक्सचर इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर होता है ना, मोल फ्रैक्शन टोटल हो जाता है। अगर मान लो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है P1, तो बताओ उसका मोल फ्रैक्शन X1 और टोटल प्रेशर क्या होगा? P टोटल प्रेशर। और P2 निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा? X2 into P। P3 निकालना है किसी गैस का तो क्या हो जाएगा? X3 मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 3 into टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? मोल अपॉन टोटल मोल। और P क्या होता है? टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे? तीनों के पार्शियल प्रेशर को आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो बताइए इस केस में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इन गैसेस मिक्सचर, और P1 बोल रहा है प्रेशर ऑफ द फर्स्ट गैस इन प्योर स्टेट। नहीं 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 नहीं, वो तो पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों, इसलिए स्टेटमेंट तुम्हारा क्या हो गया? थर्ड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 60 में मूव ऑन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 60 मेडिसिनल केमिस्ट्री से है, ठीक है। इसका केमिस्ट्री से ज्यादा लेना देना तो नहीं है, लेकिन बताया जरूर जाएगा। बायो से रिलेटेड है बट बता सकता जाता है। देखो भैया, एक एंटासिड है, और एंटासिड का मतलब इसका यूज किसमें करते हैं? सिमेटिडीन में करते हैं, और उसके बाद एनालॉजिस्ट है, इसका मॉर्फिन में करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर मैं बता दूं तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ए का थर्ड एंटासिड थर्ड, बी का फोर्थ, ठीक है ना, सर्डिन में। और सी की बात करें तो सी का हो जाता है सेकंड यानी मॉर्फिन। बात समझ आया? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। फ्लैट क्वेश्चन था यार, इसको सिर्फ रटना था, ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 में मूव ऑन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? अरे यार एक बार फिर इनऑर्गेनिक से आपको रूबरू करा दिया लीड ने, और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अक्सर जनता इसको गलत करके आएगी।
क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट देखता है। और एक टर्म भूल जाता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस कंपाउंड में पाया जाता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या करती है तुम्हारी, इंक्रीज। दरअसल मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट को क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, मॉलिक्यूलर वेट भी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब पाया जाता है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन जुड़े हों, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो बेटा, 3, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और वो कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाती है, 3.25। कार्बन का ज्यादा हो जाता है नाइट्रोजन से, तो फिर नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3.0। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। और फ्लोरीन की कितनी होती है, 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, कार्बन की ज्यादा हो जाती है नाइट्रोजन से, लेकिन तब जब कार्बन में s% कैरेक्टर ज्यादा हो, लाइक एल्काइन। एल्काइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर वेट दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट को क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, बोल रहा है इसमें भाई देखो ग्रुप 16 दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है, और यहां क्या दिया हुआ है बेटा आपका H2S दिया हुआ है, H2ST दिया हुआ है, H2PE दिया हुआ है, और बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है। तो जल्दी कर जनता क्या देखेगी, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। यस, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलेनियम, यूरेनियम, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट में बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगी बच्चों, बहुत तेजी से आग लगेगी। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, आप ये नहीं देख रहे हैं कि इस H2O में ऑक्सीजन के पास कौन सी बॉन्डिंग होगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कितना बना रहा है। 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। आग लगा देगा बॉन्डिंग पॉइंट में, मॉलिक्यूलर वेट को गोली मारेगा, यानी पहले कौन जीतेगा, H2O की ज्यादा होगी। अब इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं ना, तो क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, ये। तो फिर क्या हो जाता है, H2T, फिर H2SE, और लास्ट में क्या होता है बेटा, H2S। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, लेकिन नीट ने क्या दिया है, H2T, जो कि गलत हो गया। यानी स्टेटमेंट वन तो बुरी तरह से फेल हो गया। स्टेटमेंट टू हाइड्राइड इंक्रीज द मोलर मास, यार मोलर मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये ऑलवेज ट्रू हो सकता है। ये अगर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया गया तो पूरा उल्टा हो जाएगा ना। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन होगा, 1 भी इनकरेक्ट है और सेकंड दोनों ही इनकरेक्ट है, यानी इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। बिल्कुल सही। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नेक्स्ट IUPAC कोऑर्डिनेशन कहां था, अब आया कोऑर्डिनेशन। नीट का एग्जाम हो और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना ब्रदर। कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग का तो नीट फेवरेट है, इन दोनों से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो केमिकल बॉन्डिंग से पूछा, कोऑर्डिनेशन से भी आपके सामने आएगा। और इस बार कोऑर्डिनेशन में CF50 से काम नहीं चला, पैराडाया से काम नहीं चला, इस बार सीटेस ने कॉम्प्लेक्स पकड़ा दिया और पूछा IUPAC ने, बता दो कि बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे यहाँ दिया है आपका Ag और इसके बाद दिया हुआ है आपका H2O का होल ट्वाइस। ओके सर जी, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ और दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है AgCl का होल ट्वाइस। अच्छा जी, ये कोऑर्डिनेशन। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बच्चे अगर ठीक ठाक होंगे तो वो आराम से बना लेंगे, क्योंकि पूरा गेम ऑक्सीडेशन नंबर का है भाई। ये तो न्यूट्रल होता है ना, इसको तो 0 हो जाएगा। Cl पर कितना होता है, -1, तो इसके लिए निकालोगे तो x कितना हो जाएगा बेटा, +2। इक्वल डिवाइड अगर करोगे तो Ag+2। अब ये वैसे भी Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है, +2 है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, 2 Ag 2 है तो 1 Ag कितना होगा, 1, यानी इस पे भी +1, इस पे भी +1 होगा। ये बात सबको क्लियर होगी, ये निकालने का तरीका है। ये 0 हो गया, इस पर कितना है, +2, इक्वल डिवाइड कर दो, 1 1। बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब जो पहला कॉम्प्लेक्स होता है वो कैटायनिक होता है और सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनायनिक होता है। और हम IUPAC की ट्रेनिंग में रूल पढ़े हैं कि कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, देन एनायन का नाम लिखेंगे। तो इस केस में ये कैटायन है और ये एनायन पहले पढ़ रहा है। यहाँ पे वाटर है, वाटर का लिखते हैं एक्वा। कितनी बार है, 2 बार, तो क्या होगा तुम्हारा डाई
नेम नहीं लगाते हैं, जो मेटल उसका एज इट इज नाम लिख देते हैं। सिल्वर फर्स्ट, इधर आ जाओ। डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट यूज करोगे सिल्वर का जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स का अर्जेंटेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 1। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है बेटा? थर्ड, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट इज द राइट आंसर। सिंपल फ्लैट क्वेश्चन का कोऑर्डिनेशन। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे भी बहुत आसान ऑर्गेनिक से फिर से रूल करा दिया, लेकिन इस बार जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए हैं वो एरोमेटिक से आया हुआ है, और एरोमेटिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बेंजीन, बेंजीन में हैलोजिनेशन, क्लोरोनेशन, फ्लोरोनेशन, वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन? कौन सा इसमें मेथड है जिसमें क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं? यार सिंपल सी बात है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में जब बेंजीन का रिएक्शन किससे कराते हो? Cl2 AlCl3 से कराते हो। किससे कराते हो? Cl2 AlCl3, या तुम FeCl3 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? कैटलिस्ट। कौन सा नेचर शो करते हैं? लुईस एसिड, क्योंकि ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। और ये 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। स्टेप 1 में फॉर्मेशन करते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल का, तो AlCl3 क्या करेगा बच्चों? ये अपना लोन कर देगा Cl+, तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल बेटा? Cl+, और ये हो जाता है AlCl4-। अच्छा जी, यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन इंटरेक्ट करके सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है, और लास्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, और यही इलेक्ट्रोफाइल रिंग बचा के हट जाता है, जिससे क्या बन जाता है बेटा? बेंजीन पर Cl लग जाता है, और क्या बना देता है बेटा? क्लोरोबेंजीन। राइट, ये मेथड बिल्कुल सही है। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का ये एग्जांपल है, इसमें क्लोरीन AlCl3 के साथ अगर कंबाइन करेगा तो कंबाइन करके Cl+ AlCl4 बनाएगा। स्टेप 2 में ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, लो टेंपरेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, और लास्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, H+ आयन निकाल के क्लोरीन उसकी जगह बैठेगा, एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? रिटेन हो जाती है बच्चों। इसीलिए तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करना बहुत जरूरी है। 3 स्टेप को फॉलो करता है। बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका आंसर होगा 4, बेंजीन क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है भैया। देखिए ये ICl है, और ICl क्या होता है? 2 डिफरेंट हैलोजन, दैट मींस इंटर हैलोजन है ये। और इसका कंपेयर किससे करा रहा है? देखो ध्यान से, I2 से, यानी ये तो नॉर्मल हैलोजन हो गए, और हम जानते हैं इंटर हैलोजन मोर रिएक्टिव देन कंपेयर टू हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। इंटर हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है? डिफरेंस जल्दी टूटने लगे। ऐसा हो सकता है कि आयनिक बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। इंटर हैलोजन का मतलब 2 डिफरेंट है, इनका नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होता है? कोवैलेंट, आयनिक नहीं बनाते। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से ये जल्दी टूटना पसंद करेंगे, और इस पर क्या आएगा? प्लस। ठीक है, तो इंटर हैलोजन मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, यस बिल्कुल सही। ठीक है, यानी अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ICl मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, यस बिल्कुल सही। ICl बॉन्ड वीकर देन IE, यानी इसका मतलब देखो both A and R are correct and R is the correct expression of A, fourth one, क्योंकि भैया इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तभी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बच्चों, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, यानी दोनों ही सही है, और R सही एक्सप्रेशन है किसका? A का। ठीक है, ए तो यार फर्जी क्वेश्चन आ गया। 65 क्वेश्चन आया है यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कई बार तो मैं क्लास में इसको एग्जांपल में डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, इस बार भी डिस्कस किया। एटॉमिक नंबर 119, मतलब ये कोई भी बता देगा 119 का IUPAC क्या होता है? 0 को निल, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, ऐसे लिखते हैं ना, और 9 को ENN लिखते हैं। 0 को निल, 1 को अन, उसको लिखेंगे अन, इसको भी लिखेंगे अन, 9 को इन, और लास्ट में क्या जोड़ते हैं? IUN। नाम बहुत बड़ा, स्पेस बहुत छोटा, सबका पहला पकड़ लो। इसका पहला क्या होगा? U, इसका पहला क्या होगा? U, इसका क्या हो जाएगा? E। इसका राइट आंसर तो क्या होगा? अनइनियम, यानी फोर्थ वन के साथ राइट आंसर बच्चों। चलिए आगे चल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 कहां था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब आ गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत दिन के बाद आया, सॉरी
देर के बाद आया। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपल दिया हुआ है, 4 वैल्यू दिया हुआ है, कॉपर +2 से कॉपर, जिंक +2 से जिंक, और यहाँ पे दिया बेटा आयरन +2 से आयरन, और Ag+ से Ag, और इसकी वैल्यू दी हुई है। इसको देख के अक्सर बंदे छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को कि यार इतनी ज्यादा वैल्यू दी है कौन पढ़ेगा, लगता है क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल फ्लैट था। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े होगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखे होगे, लिथियम सबसे टॉप पर बना होता है और फ्लोरीन सबसे बॉटम पर होता है। जो टॉप पर बना होता है उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा, और जो बॉटम पर होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा, और जो नीचे वाले हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल होते हैं जैसे Cu, Ag, Au, ये सब नीचे वाले मेटल होते हैं जो हापा के अंदर आते हैं। Hg, हापा मतलब HAPA, Hg, H for Hg, A for Au, P for Pt, A for Ag, ये सब हापा के अंदर आने वाले मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ऐसे मेटल को क्या कहते हैं? पैसिव मेटल, जो हाइड्रोजन के नीचे कहीं ना कहीं विराजमान होते हैं। लो रिएक्टिव होने की वजह से एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होती है, जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है कम। और जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं जैसे लिथियम है, जिंक है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्रोमियम है, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब एसआरपी खत्म। तो ऊपर वाले मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा, नीचे वाले की कम। तो ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को तो आसानी से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन नीचे वाले मेटल ऊपर वाले मेटल को आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अब पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इजी फ्लैट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में, वेट कीजिए क्वेश्चन कहीं इधर उधर भटक गया लगता है रास्ते से। ठीक है, हाँ जी मिल गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे इस केस में CuSO4, अब देखो CuSO4 का रिएक्शन आपको भाई अगर आपको याद होगा तो भी वैसे वैल्यू मिल गया, Ag से होगा, तो यहां पे AgSO4 और प्लस यहां पे क्या बनना चाहिए आपका Cu बनना चाहिए, AgSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल प्रेडिक्ट द फॉलोइंग रिएक्शंस नॉट अकर, ठीक है। अब इसमें थर्ड ऑप्शन में जो मैंने लिखा है भाई, हाइड्रोजन के नीचे Cu, उसके नीचे Ag जो होता है बहुत नीचे, तो वो कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर Ag को रिप्लेस करेगा, लेकिन Ag कॉपर को रिप्लेस करेगा नहीं, क्योंकि नीचे वाले मेटल ऊपर वाले मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल इसका आंसर हो गया थर्ड बेटा, ठीक है ना। आगे चल लेते हैं, ऐसी बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट यार, which of the following is the aromatic, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है। एरोमेटिक प्रॉपर्टी आपको यहां से निकालनी है, और एरोमेटिक प्रॉपर्टी में बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए हैं। हक्कल याद रखिएगा, प्लेनरिटी मेंटेन होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। बट थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड ऑप्शन में कुछ इस तरह से कंपाउंड बना हुआ है आपके सामने, ये कंपाउंड आपके सामने पड़ा हुआ है, जहां this one डबल सिंगल भाई कंजुगेशन करेक्ट कर दिया तुम। अगर तुरंत यहां पे 4n + 2 = 5 इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो 4n + 2 = 6n = 1 तुम्हें लगेगा एरोमेटिक है, लेकिन सर कंडीशन तो तीनों होता है ना, कंजुगेशन गायब है, लैक ऑफ कंजुगेशन, इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा था क्या, which of the following is not a aromatic, इसलिए थर्ड वन इज द राइट आंसर। चलो भैया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो एरोट्रॉप से भी क्वेश्चन पूछ दिया, 68 क्वेश्चन। एरोट्रॉप कहां दूर रहने वाला है, कार्बन और डायमंड और ग्रेफाइट से चल दिया भाई। अगर डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना, हर कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं जो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होते हैं, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp3। बट अगर हम ग्रेफाइट की बात करेंगे तो हेक्सागोनल लेयर होते हैं बेटा, इस तरह से हेक्सागोनल लेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। 2 हेक्सागोनल लेयर एक दूसरे से इस तरह से लगे होते हैं, जिनके बीच में वाटर मॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, जो इस तरह से मूव करते हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है। और ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp2, और डायमंड में क्या होता है, sp3। ऑप्शन में आइए, ऑप्शन को देख लीजिए, डायमंड इज कोवैलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक, नहीं बोथ आर कोवैलेंट, ठीक है ना। डायमंड sp3 और ग्रेफाइट sp2, यस इसका राइट आंसर यही है भाई। आपका आंसर दूसरा सी में बोल रहा है, डायमंड एंड ग्रेफाइट यूज ड्राई डुप्लीकेट, नहीं ड्राई डुप्लीकेट का वर्क कौन करता है, ग्रेफाइट, क्योंकि 2 लेयर के बीच में जब स्लिप होती है तो वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसकी वजह
ग्रेफाइट के अंदर आती है, डायमंड के अंदर नहीं। इसलिए 68 का सेकंड ऑप्शन जिसने किया है बिल्कुल सही है। चलिए आ जाते हैं 68 के बाद सीधा 69 क्वेश्चन पर। 69 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक का डाइसोनियम सॉल्ट, किंग ऑफ सॉल्ट से गेम खेल लिया, समझ रहे हैं आप? किंग ऑफ सॉल्ट से गेम खेल लिया डाइसोनियम से, और किंग ऑफ सॉल्ट से अगर गेम खेलोगे तो सबको किंग ऑफ सॉल्ट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होता है। भाई देखो, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO टू गिव अनस्टेबल डाइसोनियम सॉल्ट। यस इज द राइट। अगर प्राइमरी एरोमेटिक एमीन की बात करते हैं तो क्या हो गया? RNS2, और इसका रिएक्शन किससे कराते हैं? आपका NaNO2/HCl। तो इस केस में RN2+ Cl- बनाता है, जो कि हाईली नेचर में क्या होता है? अनस्टेबल। बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गया कि नहीं? ये अनस्टेबल है। लेकिन अगर यहीं पे एरोमेटिक एमीन ले लिए तो भैया एरोमेटिक एमीन भी तो इस रिएजेंट के प्रेजेंस में डाइसोनियम ही बनाएगा, N2+ Cl-। लेकिन टेंपरेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हाई टेंपरेचर पे ये बॉन्ड टूटे क्या बना देगा? कार्बोकेटाइन, जो कि अनस्टेबल होता है। और यहां पे स्टेटमेंट 2 में ये कह रहा है कि एराइल डाइसोनियम आयन स्टेबल एट लो टेंपरेचर 0 to 5 पर होता है। लेकिन ये कितना बोला? 300 यार। सर जी ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 बेटा इनकरेक्ट निकल आया इसमें। ठीक है, ये फिक्स क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, फ्लैट क्वेश्चन था, एंड एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। होप आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से टैकल किए होंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है क्या? आगे क्वेश्चन 71 ज़ेडलॉग मेथड है बच्चों। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं ज़ेडलॉग मेथड और ड्यूमा मेथड में, याद होगा। और ज़ेडलॉग मेथड वो कंपाउंडिंग फॉलो करते हैं जिसमें साइक्लिक कंपाउंड हो, जिसमें नाइट्रोजन हो। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन फंस जाए, नाइट्रो कंपाउंड के अंदर ज़ेडलॉग नहीं लगता है, और डाइएज़ो कंपाउंड के अंदर ज़ेडलॉग नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए इस केस में एक तो पायराडिन दिया हुआ है C6H5N। अरे सर जी, ये साइक्लिक कंपाउंड इन रिंग नाइट्रोजन कभी भी ज़ेडलॉग मेथड को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन वाले कंपाउंड कभी भी ज़ेडलॉग मेथड को फॉलो नहीं करते हैं, इनटू गैस एस्टिमेशन नहीं करेंगे। रिंग वाला, नाइट्रो वाला और एजो वाला। एजो का मतलब क्या होता है? N डबल बॉन्ड N लग जाए। क्या लग जाए? N डबल बॉन्ड N। इसके अंदर भी नाइट्रोजन रिमूव नहीं होगी। ज़ेडलॉग मेथड ये फॉलो नहीं करेगा, रिंग वाला, नाइट्रो वाला भी फॉलो नहीं करेगा, और एजो वाला भी फॉलो नहीं करेगा। बट एनिलीन तो कर लेगा ना, बेंजीन पेनिस नाइट्रोजन रिंग से अटैच है, वो तो ऊपर अटैच है कार्बन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड, यानी बेंजीन पर अटैच टू मींस एनिलीन इज और राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये भी आसान क्वेश्चन था, फ्री का नंबर देके जाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। ठीक है, बट क्या करेंगे, एग्जाम में थोड़ा अलग प्रेशर होता है। 72 क्वेश्चन जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का है, ये ग्राफ पे है आइसोथर्मल प्रोसेस में, पीवी ग्राफ है वॉल्यूम ऑफ प्रेशर में, और तुमको पता है W=T∆V होता है, ये तो सबको पता है। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला इस केस में पूछ रहा है पीवी का मैक्सिमम वर्धन। अरे यार सिंपल बात है, अगर मैक्सिमम वर्धन की बात करोगे तो ये ग्राफ देखो, एक ऐसा क्या है, इस ग्राफ में चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, प्रेशर में चेंज, यानी अगर तुम्हें वर्धन निकाला W=P∆V, यहां पे मैक्सिमम वर्धन सर आएगा, इसलिए इसका सिंपल आंसर तो फर्स्ट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट इन B2S? अरे फिर से आ गया डाइबोरेन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। डाइबोरेन के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होते हैं बच्चों। कितने सेंटर? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होते हैं। देखो ये वाला जो है ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होता है। ये वाला जो है हाइड्रोजन के साथ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होता है। अंदर वाला जो होता है ना बच्चों, ये क्या होता है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। उसको 3 सेंटर 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग भी होते हैं। AlCl3 टाइमर बनाता है, प्लस बॉन्ड है। तो इस केस में डाइबोरेन के अंदर कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नजर आ रहे हैं? 2। और कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग? 2। एक नीचे वाला और एक ये भी तो है। हाँ यार एक ये भी तो है, बोल दो। और
तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कितने हो गए? 2 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कितने हो गए? 4। ये वाले जो होते हैं टर्मिनल BH बॉन्ड लेंथ होते हैं और ये वाले क्या होते हैं? ब्रिस्क BH बॉन्ड लेंथ होते हैं। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं, सब हमने पढ़ लिया मैंने। ठीक है, बोल क्या रहा है? अच्छा, इसमें बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? आपका sp3 होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? sp3। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें कट रहा है। Both the boron atom are sp2 hybridized, तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। sp3 होता है जबकि sp2 हो रहा है। ठीक है, there are 2 3 center 2 electron bonding, ये तो सही है। 4th BH bond है, ये भी सही है। 4th BH bond जो कि एक प्लेन में होते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया? और सी का नंबर देके गया बच्चों ये आपका। ठीक है ना, नॉट करेक्ट में sp3 होता जबकि दिया गया है sp2। चलिए आगे चल लेते हैं क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं। और पेपर आप देखेगा, मेरिट कैसे जाएगा वो बाद में हम लोग बताएंगे। पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं, कितने नंबर आ सकते हैं, कितने टाइम पे बेस मिलेगा, और बाद में डिस्कशन उसका चलेगा। ठीक है ना। pH ऑफ द सॉल्यूशन, अरे यार pH of the solution containing 50 ml each of 0.10 mol sodium acetate and 0.01 mol acetic acid और pK की वैल्यू दिया हुआ। अरे यार ये weak acid है। एसिटिक एसिड क्या होता है आपका? CH3COOH, weak organic acid है जिसका सॉल्ट क्या है? CH3CONA। सिंपल यार pH निकालना है तो निकाल लो ना। pH इक्वल टू क्या होता है? pKa प्लस log salt अपॉन, ये तो इजी क्वेश्चन आ गया। log salt अपॉन क्या हो गया आपका? एसिड हो गया। वैल्यू दी हुई है, रख दो। pH निकालना है, pKa कितना दिया है बच्चों? 4.57 प्लस log salt कितना दिया हुआ है? 0.1 और एसिड का 0.01। सॉल्व कर लो यार, pH आ जाएगा लगभग 5.57 के आसपास। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? 4 इज परफेक्ट। इजी क्वेश्चन, आगे मूव ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और जल्दी कर लेते हैं, बोर मत होइएगा आप लोग। बोर होने की बात भी नहीं है क्योंकि इसको आपको करना ही करना है। ठीक है ना, तो मिलाते रहिए कितना सही हुआ। लास्ट में कमेंट बताया किसके कितने नंबर आए। ठीक है ना बच्चों। अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, किसके बारे में? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तुम्हारा। अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े हो ना मॉलिक्यूलर थ्योरी, वही है। O2 प्लस की बात कर लो, डायरेक्ट बता देता हूं। O2 प्लस का बॉन्ड निकालो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s क्या होता है? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz। उसके बाद क्या होता है? पाई 2px और इसकी एनर्जी किसके बराबर होती है? पाई 2py। जब इसके बॉन्डिंग की एनर्जी इक्वल है तो इसके एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी भी इक्वल होगी, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। और लास्ट में इसका एंटी बॉन्डिंग होगा सिग्मा स्टार 2pz। कितना हो गया? 8 गुना 16, 16 में से क्या 15 इलेक्ट्रॉन भरना है? 2 2 4 एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ऐसे भरना है। 11 12 फिर 13 14 और एक 15। देखो एक अनबैड इलेक्ट्रॉन आया। एक अनबैड इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये क्या होगा नेचर में? पैरामैग्नेटिक। और पूछा है क्या? इनकरेक्ट पूछ रहा है। और O2 आने से डायमैग्नेटिक। यार इसका आंसर तो बड़ी हो गया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आया, उसी में चेक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। इजी क्वेश्चन है MOT का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का फेवरेट लोन पेयर बॉन्ड पेयर पूछता है। क्या पूछता है बच्चों? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यार मैक्सिमम लोन पेयर की बात कर ले, पहले SF4 की बात कर लेते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन कंबाइन 2 4 फ्लोरीन कंबाइन करेंगे तो बताइए इसके पास कितने लोन पेयर बचेंगे? एक ही तो बचेगा। XeF2 की बात कर लो तो ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 8 2 फ्लोरीन से कंबाइन करेगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा? एक क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, which one of the following is the maximum number of lone pair and repulsion। भाई जब भी तुम्हें लोन पेयर देखना है तो स्टैंडर्ड टर्म पे फोकस करना है। 4 ऑप्शन में से तुम्हें देखना है कि किस स्टैंडर्ड टर्म पे लोन पेयर ज्यादा है। तो अगर हम XeF2 की बात करते हैं तो XeF2 में ज़ेनॉन सेंट्रल एटम है जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 फ्लोरीन 2 बॉन्ड बनाएगा और 3 लोन पेयर इसके पास बच जाएगा। हम जानते हैं कि 3 लोन पेयर इसके पास है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। इसका हाइब्रिडाइजेशन जब sp3d होगा
तो लोन पेयर हमेशा कहां रखा जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे जब रखोगे तो सेम इसका लीनियर आएगा, जो कि पूछा नहीं गया ऐसे, लेकिन मैं बता दूं नॉलेज के लिए, सेम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन विद रीडी लोन पेयर्स के पास कितने बच्चों, 3। अगर हम SF4 की बात करते हैं तो SF4 में सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, और देखो एक ही लोन पेयर बचेगा, इसके पास लोन पेयर 1 है, इसके पास लोन पेयर 3 है। CF3 भी एक ऑप्शन दिया था, क्लोरीन जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा लोग, 7, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो बताइए कितने लोन पेयर बच जाएंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे, मतलब सबसे ज्यादा लोन पेयर ज़ेनॉन के पास है HCF2 में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। जिन लोगों ने थर्ड किया है वो +4 मार्क्स के हकदार है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एक बार फिर से मोल कांसेप्ट फिर से किया गया, तो इसने फिर से क्वेश्चन दिया, और इस बार ये क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ नहीं, स्टोइकियोमेट्री पे है। आपको मोल देखना है और परसेंटेज फील्ड निकालना है, कुछ नहीं दिया हुआ इसमें। मैं पढ़ लेता हूं एक बार क्वेश्चन को। What mass of 95% pure CaCO3 will required to utilize 50 ml 0.5 MSCl? कितना दिया है बेटा, 50 ml 0.5 MHCl दिया है। M दे या H दे, बात तो इक्विटी वैलेंसी फैक्टर तो उसका 1 होने वाला है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है ना। और बोला अकॉर्डिंग टू फॉर्म, अच्छा रिएक्शन क्या दिया है, ये तो रिएक्शन देखो आसान दे दिया, CaCl2 CaCO3 + 2HCl, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन दे रहा है, बोल रहा है CaCl2 मिल रहा है, CO2 और प्लस क्या मिल रहा है, H2O, ठीक है। और 95% क्या दिया हुआ बेटा आपका, 95% प्योर CaCO3 दिया हुआ है, कुछ नहीं है। और हमें क्या निकालना है इस केस में, निकालना है कैलकुलेट अप टू द सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ इम्प्योरिटी सैंपल निकालना है, कुछ नहीं करना है, पहले तो मोल निकालना भाई। मोल मोल रिलेशनशिप है, तो हम बोल सकते हैं मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मोल ऑफ HCl। इसका मोल कितना होगा बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस क्या होगा, इसका क्या है 2, इसका कितना है 1, तो बताओ इसका मोल क्या होगा, इसकी मोलरिटी और कितना दिया है वॉल्यूम M/V, तो कितना हो जाएगा 50 × 0.1, ठीक है। अच्छा किसमें दिया बेटा 0.5 और 50 ml है, तो इसको ml में किसमें कन्वर्ट करो, लीटर में, तो क्या कर दोगे अपॉन 1000 कर दो, ठीक है, इनटू n फैक्टर कितना है इसका, सॉरी कोएफिशिएंट क्या स्टोइकियोमेट्री 2, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 2। ये जो मोल आएगा HCl का किसके बराबर हो जाएगा, मोल ऑफ CaCO3, क्योंकि यहां पे n फैक्टर तो सॉरी तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 ही है ना, इसका मोल यहां पे है। इसका जब मोल यहां से निकाल लोगे तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोल यहां से निकला, वेट को x मान लो, मोलर मास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा बच्चों, 100 रखोगे तो बताओ क्या निकल जाएगा, यहां से वेट निकल जाएगा, वेट तो निकल गया। अच्छा 95% तुम्हारा क्या है, प्योर क्या है तुम्हारा CaCO3, हमें इम्प्योरिटी निकालनी है, सैंपल की कितना होगा, तो भैया एक सिंपल सी बात है, यहां पे परसेंटेज इम्प्योरिटी का फॉर्मूला लगा दो। परसेंटेज इम्प्योरिटी दी हुई है, वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, इम्प्योर सैंपल इनटू 100। बताओ वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना होगा, यहां से कैलकुलेट करके निकालोगे, ठीक है। और वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल यहां पे इनटू क्या करोगे आपका 100, तो जब परसेंटेज बच्चों निकालोगे तो 100% यहां से परसेंटेज कितना आएगा, यहां पे परसेंटेज आप सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू आएगा 1.32 ग्राम के आसपास आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट वन, ठीक है। ये सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन में तो आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। आगे चलते हैं, सब इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है और थोड़ा टाइम टेकन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। यार अगर पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है KO2, एल्कली मेटल के अंदर वेरिएशन होता है, लिथियम नॉर्मल बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, और सुपर ऑक्साइड वही बनाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बहुत ज्यादा होती है। यहां पे KO2 में जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना होगा, +4 आएगा, तो ऑक्सीजन पे आप -2 रखेंगे तो। और पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K in KO2 is +4, यस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लिथियम स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, सही है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स में टॉप पर होता है बच्चों, और हाइड्रेशन एनर्जी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर
कंबाइन करके क्या बनाएंगे, NaOH। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस। इसीलिए तो सोडियम को पानी के अंदर मतलब को आग लग जाएगी, हाइड्रोक्साइड बनाता है, H2 से वॉल्व करता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KO2 इन प्लस बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है, इसलिए फर्स्ट वन इज आवर राइट आंसर, बोनस मिलेगी जाओ। ठीक है, नेक्स्ट 79 क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ गया, 79, बोनस का नंबर है, बट ये F ब्लॉक का क्वेश्चन और F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। ZD किसका कितना होता है, 64। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा आपका, Xenon 6s2 5p1 और क्या होता है बेटा, 4f7। अच्छा, अगर +3 की बात करेंगे तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, पहले इलेक्ट्रॉन s से निकालो और एक d से निकालो, तो कितना आ जाएगा, 4f7। और 4f7 के अंदर क्या हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, एक और बना लो बच्चों 7 ऑर्बिटल, 7 इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज फॉर्म में भर दो। तो सर इससे क्या होगा, क्या ऑप्शन मैच करेगा, यस मैच करेगा। देखो इसमें दिया हुआ है लो वैल्यू ऑफ थर्ड एब्सोल्यूट एनर्जी एंथैल्पी बिकॉज़ ऑफ, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, लो वैल्यू, तो ध्यान समझो, यहां पे एक दिया हुआ है तुम्हारा हाई चेन एंथैल्पी, यस द राइट आंसर। एक चेन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज कर सकता है, बाय नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। यानी इसको छोड़ के यहां 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 कर सकता है, सब 6 तरीके से, ये यहां यहां यहां। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, दूसरे का एक कम, तीसरे का 2 कम, चौथे का 3 कम, चौथे का 4 कम, पांचवे का एक और कम। तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ही ऐसा होता है। तो हाई एक्सचेंज एंथैल्पी इज द राइट आंसर। तो 79 का फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और सिंपल जीरो ऑर्डर ऑफ एक्शन फर्स्ट से गेम खेला है और हमेशा नीट में जीरो और फर्स्ट से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, ग्राफ दिया था, ग्राफ किसके किसके बीच में बच्चों, y और x के बीच में ग्राफ दिया हुआ और ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक है, और बोला था कि ये ग्राफ किसका है। तो अगर मान लो हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में t हाफ जो होता है 1/a का पावर कितना होता है n-1, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे तो n की वैल्यू हम कितना रखेंगे 1 1 - 1 0, कंसंट्रेशन तो 0 हो जाएगा, यानी t हाफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर को ढूंढना स्टार्ट करो तो देखो इसमें क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में y एक्सिस पे क्या रखा है t हाफ और x एक्सिस पे क्या लिखा है कंसंट्रेशन। तो बताओ कंसंट्रेशन तो डिपेंड करेगा n-1, n पे 1 रखो तो 0 हो जाएगा। कंसंट्रेशन जितना बढ़ा लो हाफ लाइफ पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ, यानी इस केस में पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में फर्स्ट ऑर्डर y रेट कांस्टेंट x कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं। भाई अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के लिए dx/dt की बात करते हो तो क्या होगा, k कंसंट्रेशन ऑफ k का पावर n की वैल्यू 1, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या करेगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन आंसर रेट, लेकिन यहां पे हाफ लाइफ पीरियड से कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अभी तो कांस्टेंट होगा, पैरेलल जाएगा। ठीक है, अच्छा जीरो ऑर्डर के लिए चेक कर लेते हैं रेट x और कंसंट्रेशन। भाई अगर जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की बात करोगे तो dx/dt क्या होता है कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। भाई कंसंट्रेशन कितना बढ़ा दो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट आएगा, यानी इसका ऑप्शन सामने नजर आ रहा है, सेकंड वन इज राइट आंसर। देखो जीरो ऑर्डर के लिए y रेट एंड x कंसंट्रेशन और फर्स्ट ऑर्डर के लिए t क्या दिया हुआ हाफ और x क्या कंसंट्रेशन, बिल्कुल इज द राइट आंसर, यानी सेकंड वन इज द राइट आंसर। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, इजी नंबर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 पे मूव ऑन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 81 एंजाइम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बायो वाले बहुत तगड़े से क्वेश्चंस को किए होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना हो रहा है बच्चों, 81। चलिए 81 क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यार सिंपल सी बात है, एंजाइम आर पॉलीसेकेराइड्स, बिल्कुल नहीं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स होते हैं यार, तो इसलिए 81 का तो सेकंड आंसर, कोई डिस्कशन नहीं है इस पे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82 पे चलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और डी ब्लॉक से गेम खेल गया। अगर हम dxy dyz और dzx की बात करेंगे तो dxy dyz dz तीनों की एनर्जी
आपस में इक्वल होती है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसको कहां रखा जाता है बेटा T2G के अंदर। एंड dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर इसको कहां रखा जाता है बेटा इजी के अंदर। डुप्लीकेट ट्रिपलेट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी स्प्लिटिंग होती है। अच्छा dxy dy या dzx का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कहां पाए जाते हैं, जल्दी से देखो बिटवीन द एक्सिस में। कहां पाए जाते हैं, बिटवीन द। dxy का स्ट्रक्चर वही होगा, अगर dyz टाइप बनाओगे तो भी कैसा होगा, बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस। ये dxy dyz dzx का भी क्या होगा बच्चों, बिटवीन द एक्सिस 45 डिग्री के एंगल पे dzx। इन तीनों का सेट तो बराबर हो गया, कहां पाए जाते हैं, बिटवीन द एक्सिस। ये कहां पाया जाता है, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस 0 डिग्री के एंगल पे इस तरह से। ये क्या हो गया, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर नॉट माइनस y स्क्वायर। एंड dz स्क्वायर का सेट क्या होता है तुम्हारा, ये लोग यहां पे ये होता है dz स्क्वायर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है ना, dz स्क्वायर। क्या इन दोनों की शेप सेम है क्या, बिल्कुल। इसके अंदर 4 लोब्स हैं, इसके अंदर 2 ही लोब्स हैं, इसके अंदर भी 4 लोब्स हैं, लेकिन इसके अंदर 2 लोब है। क्या इन दोनों का शेप सेम होगा, आंसर होगा नहीं। और जब एग्जाम में क्या बोल रहा है कि इन दोनों का भी सिमिलर होगा, तो मैच करा लो कौन सा ऑप्शन, थर्ड वन। द शेप ऑफ dxy dy and dz orbital are similar to each other। यस, ये सही है। dx squared is y square and dz squared are similar to each other। ना 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 ना, dx squared is y square and dz squared का डिफरेंट होगा। 4 lobes 2 lobes they all are different। ठीक है ना, these are same but these two are different। ठीक है ना, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 81 के बाद। 81 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 82 क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 तो वही है ना, हमने डिस्कस किया। 82 के बाद हम चलते हैं 83 सिंपल क्वेश्चन है यार। 83 सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल मैग्नेट का भाई। MnO4- है और MnO4- जो है उस केस में अब यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, MnO4- plus 8H plus 5 इलेक्ट्रॉन गिव Mn+2 प्लस 7 से +2 चेंज 5 का है, मीडियम एसिडिक होगा बच्चों। ठीक है ना, और Mn+2 MnO4 की वैल्यू दिया हुआ है माइनस, क्या दिया हुआ है, E0 दिया हुआ है किसका, Mn+2 MnO4- is equal to -1.510 वोल्ट। ओके, और E0 किसका दिया हुआ है, O2/H2O का कितना, +1.223 वोल्ट। ओके, ठीक है, दिया हुआ। अब एक बात बताओ कि MnO4 जो है MnO4- से कहां जा रहा है, +2 में, तो 100% इसका क्या होगा बेटा, रिडक्शन। अरे हाँ यार, इसका रिडक्शन होगा। तो भैया H2O क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन होगा, -2 से 0 हो जाएगा। जबकि इसकी वैल्यू किसमें दी हुई है, तो बस ये गेम खेला, ये चेंज कर दिया। और जो Mn+7 से कहां जाएगा बेटा, रिएक्शन में +2 जो कि कहां जाएगा, कैथोड पे का होगा रिडक्शन। तो बताओ इस केस में इसकी वैल्यू तो नेगेटिव दिया हुआ ना, लेकिन हमें तो चाहिए MnO4- Mn+2, बस इसी नेगेटिव को चेंज करना है किसमें, पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव में चेंज करने के बाद भाई सिंपल सा है, फार्मूला लगा दो। E0 सेल का फार्मूला लगा दो। E0 सेल क्या होगा, SRP। ठीक है, SRP क्या होता है बेटा, कैथोड का, माइनस SRP किसका होगा, आपका एनोड का वैल्यू। तो आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 पॉइंट, तो ये प्लस हो जाएगा 1 पॉइंट, यानी कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, कितना हो जाएगा 510, और माइनस कितना हो जाएगा 1.223। सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.28 ना। तो देखो कौन सा आंसर होगा, 0.28। और ईसल की वैल्यू जो हो रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव में आनी चाहिए कि नहीं, तभी तो रिएक्शन फिजिबल होगा ना। तो 0.287 पॉजिटिव में है, रिएक्शन फिजिबल होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, यस, because E cell is +287 volt is the right answer यार। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चल लेते हैं। आगे क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर कुछ याद नहीं चीजें तो एस ब्लॉक समझेंगे भाई। यहां दिया था लिथियम, यहां दिया था सोडियम, यहां दिया था KOH और यहां दिया था सीजियम। सीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, फोटोइलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है और फंक्शन बहुत कम होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से एमिट होता है, इसलिए इसका यूज फोटोइलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम तो टॉप पर बैठा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर है। ये
फोटोइलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं, वर्क फंक्शन कम होता है। केवल जो होता है कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड को देखेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एल्कलाइन पैराफेनॉल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। इडियोमेट्रिक टाइट्रेशन है बच्चों, इडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सी गैस को कौन सा रिएजेंट एब्जॉर्ब करता है, ये क्वेश्चन आता है मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये केवल जो होगा वो CO2 क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कौन सा आंसर होगा, मिलाइए, लिथियम फोटोइलेक्ट्रिक सेल में, फोटोइलेक्ट्रिक सेल फोटोकेमिकल सेल में बिल्कुल, और सीजियम फोटोइलेक्ट्रिक सेल बिल्कुल केवल CO2 एब्जॉर्ब करता है। देखिए थर्ड वन इज द राइट आंसर, थर्ड वन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था, आप बना सकते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन था, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत फेवरेट, जबकि एसिडिक केमिस्ट्री से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं था, मुझे लगा नहीं आया होगा, बट देख के समझ आने भी आ गया, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। यस या अगर हम नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं ना, तो ये हो गया OH, और कहीं भी NO2 लगा दो, चाहे इस पोजीशन पे लगा दो, ऑर्थो पे, चाहे मेटा पे, पैरा पे, ये क्या लगाएगा, -I और -R लगाएगा। मेटा पे लगाओगे तो सिर्फ -I लगाएगा, R लगता नहीं है। पैरा पे लगाओगे तो -I -R लगाएगा। लेकिन अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में तो कोई R इफेक्ट है नहीं ना, -I लगाने वाला, और -I से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज। इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। यस, ये करेक्ट है, ठीक है। और बोल रहा है इस नाइट्रोबेंजीन को किसी भी पोजीशन पे लगा दो, दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है आंसर क्या होगा आपका, बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये भूल होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर मान लो मैं इस फिनॉल के पैरा पोजीशन पर NO2 लगा, ये हो गया पैरा पोजीशन। एक बार मैंने कहां लगाया, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगाया, ठीक है। एक बार मैंने किस पे लगाया, एक बार मैंने लगाया आपका मेटा पोजीशन पे NO2, ठीक है। और एक बार सिर्फ फिनॉल में ही छोड़। भाई एक बात बताओ, ये क्या लगाएगा, -I -R, एसिडिक स्ट्रेंथ में R बढ़ जाएगा। ये क्या लगाएगा, -I -R, और बढ़ेगा। लेकिन एक और फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो इन दोनों में -I दोनों बढ़ा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाने से कम ज्यादा ही। फिर ये सिर्फ क्या लगाएगा, -I, एंड देन ये। तो यार इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है आपका, इनकरेक्ट है बच्चों। चलिए आगे क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है। यार आगे वाला क्वेश्चन तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के गए हो तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, टेक्निक कर लोगे, इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। द पॉल्यूशन ऑफ ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट एनहांस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, पर्टिकुलर मैटर, ओजोन, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ठीक है। सॉक्स की बात करते हैं, नॉक्स की बात करते हैं, तो पॉल्यूशन में यूज किया जाता है सॉक्स का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स के मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर है और अगर इसको ऑक्सीजन में रखोगे तो क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इसी सल्फर डाइऑक्साइड और इसी सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ओजोन से कराते हो या H2O2 से कराते हो, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट बोथ आर पावरफुल कंपेयर टू H2O2, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो ये दोनों ही सल्फर को प्लस से कहां फेंकेंगे, +6 में, यानी SO3 यहां भी बनेगा, SO3 यहां भी बनेगा, जो कि हम इसको करेंगे, ये हाइड्रोकार्बन का तो होगा नहीं। उसका सही आंसर होगा क्या, फर्स्ट, यानी A, B एंड D ओनली, हाइड्रोकार्बन को छोड़ दो बच्चों। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यार IUPAC का क्वेश्चन है। IUPAC का बहुत इजी क्वेश्चन है जो क्लास 10th से पढ़ा है। इस क्वेश्चन को तो मेरे ख्याल से किसी बंदे ने गलत नहीं किया होगा, और अगर किया भी होगा तो गलती से गलती हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहां क्लोरीन लगा हुआ है, ये कंपाउंड यहां है, यहां मिथाइल लगा हुआ है, यहां क्या लगा, OH लगा हुआ है, ये कंपाउंड ऐसा है, और यहां क्या लग गया, Br लग गया। यार नंबर 1 पोजीशन इसको दे दो क्योंकि OH इसके नजदीक होगा। 1 के बाद 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट है, ठीक है। 5 पोजीशन पे क्लोरो, 4 पोजीशन पे OH, सॉरी 3 पोजीशन, 4 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, और 1 पोजीशन पे ब्रोमो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे नाम लिख के सबको पता होगा। 1 पोजीशन पे ब्रोमीन विराजमान है, तो 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल और 6 कार्बन है, तो हेक्स 3 ऑल
इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया बेटा? फोर्थ वन इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एक एक लाइन के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पे चल जाता हूं। 88 क्वेश्चन आसान है। 3O2 से क्या बन रहा है बेटा? आपका 2O3 बन रहा है। ठीक है, ओजोन सॉरी ऑक्सीजन से ओजोन बन रहा है। Kc दिया हुआ है यार, ठीक है, और यहाँ पे Kc दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 दिया हुआ है यार, और पूछ रहा है तुम्हारा O3 का। अरे यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है। Kc निकालते हो कि नहीं? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, O3 का स्क्वायर अपॉन O2 का होल 3। Kc की वैल्यू कितना दी है बच्चों? Kc की वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10 का पावर माइनस 5.9 इज इक्वल टू O3 का स्क्वायर, ये तो हमें निकाल रही है, और O2 का कितना दिया बेटा? 4 × 10 का पावर माइनस 2। तो यहाँ पे रख के सॉल्व कर लो, तुम्हें O3 का निकल जाएगा। और O3 का कितना आएगा निकलने के बाद? तो 4.38 10 का पावर माइनस 32 के समथिंग नियर अबाउट आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना, 4.34 × 10 का पावर माइनस 32। मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है लिख लिख के। ठीक है, आपको टाइम एग्जाम में लगने वाला नहीं है मेरे ख्याल से, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मेटलर्जी से क्वेश्चन आ गया। मेटलर्जी का क्वेश्चन एकदम फेमस क्वेश्चन है जो हर बार पूछता है भाई। अगर बोलो हेमीटाइट, तो हेमीटाइट का फार्मूला क्या होता है बेटा? Fe2O3। ठीक है, दूसरा क्या बोला? मैग्नीसाइट, मैग्नीसाइट का फार्मूला क्या होता है? Fe3O4। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैरामीन ZnCO3 होता है, चूज करो, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आगे चल लेते हैं, इजी क्वेश्चन था। अरे वाह, लुकास टेस्ट से क्वेश्चन आ गया। एल्कोहल की एनालिसिस करता है लुकास टेस्ट, अच्छा क्वेश्चन आता है लुकास टेस्ट। एल्कोहल की एनालिसिस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल। जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 HCl, ये रिएजेंट होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2? वाटर अब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल भी एनालिसिस करने के लिए इस रिएजेंट का यूज किया जाता है। एनहाइड्रस ZnCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब इस केस में ये SN1 SN2 दोनों मैकेनिज्म फॉलो होता है, लेकिन अभी उसको डीप में मुझे जाना नहीं। ठीक है ना, इस केस में 3 डिग्री की टर्बिडिटी इमीडिएटली आती है, 2 डिग्री की 5 मिनट बाद, और 1 डिग्री की लॉन्ग टाइम बाद आती है। 3 डिग्री की इमीडिएट टर्बिडिटी आने का मतलब इस केस में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, और ये SN1 मैकेनिज्म क्या करता है बेटा? फॉलो स्टेबल कार्बोकैटायन रिएक्शन क्या होगा? फास्टर, टर्बिडिटी क्या आती है? इमीडिएट भी आ जाती है। आ जाते हैं ऑप्शन में, पढ़ लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन आंसर क्वेश्चन 2 पे देखिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यस, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यस। स्टेटमेंट 2 क्योंकि बोल रहा है प्राइमरी की इमीडिएटली आती है, जबकि टर्शियरी की आती है ना, तो इसका सेकंड वन इज द राइट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भाई रेडॉक्स का क्वेश्चन आ गया। रेडॉक्स का फेमस क्वेश्चन है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है, और KMnO4 का रिएक्शन किससे हो रहा है? I- से, और बोल रहा है न्यूट्रल मीडियम या वीक अल्कलाइन मीडियम, मतलब न्यूट्रल मीडियम में ये किसमें जाएगा? MnO2 में। प्लस 7 से कहां गया? +4 में। कितने का चेंज हो गया? 4 7 4 3 का चेंज हो गया। और आयोडीन I- से कहां पहुंच जाता है बेटा? ये पहुंच जाता है IO3 -+5 में पहुंच जाता है। अब देख लीजिए क्या चेंज आ रहा है इसमें, 7 से कहां जा रहा है? 4 का, यानी चेंज कितना होता है? 7 से 4। आयोडीन पूछता तो -1 से कहां जाता? प्लस। तो इसका तो सिंपल आंसर है। ठीक है ना, ठीक है, कौन सा आंसर होगा? फोर्थ। ये देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा नहीं है, एक और क्वेश्चन आ गया केमिकल काइनेटिक्स से यार। सिंपल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फार्मूला लगा दो यार। K कितना होता है? 2.303 अपॉन T log A अपॉन A - x। A क्या है बच्चों? इनिशियल कंसंट्रेशन, और A - x क्या है? आफ्टर टाइम T पे कंसंट्रेशन। टाइम दिया है क्या तुम लोगों को? यस, टाइम दिया है। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है क्या? यस सर, 0.1 दिया हुआ है, और आफ्टर टाइम T में 0.001 दिया है। नाम हो गया इसका 2.303। भाई T दिया है क्या? हां सर, T दिया है 5। तो क्या निकालना है? K निकालना है। ये तो सॉल्व कर लोगे, 1000 हो जाएगा, 3 सॉल्व करके निकालो तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? निकाल के चेक कर लेना। K की वैल्यू मैंने निकाल दिया, इसलिए मैं बता रहा हूं 9.21, यानी कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। सॉल्व, इजी क्वेश्चन। ठीक है,
चलो बहुत कम क्वेश्चन बच गए 3-4, इसको भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कंपाउंड। अरे ओजोनोलाइसिस दिया हुआ है, बोल रहा है X एक कंपाउंड है जो ओजोन से रिएक्शन होता है Z(H2O) के प्रेजेंस में, ठीक है। गिव फॉर्मल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है, द प्रोडक्ट 2-मिथाइल प्रोपेनॉल दे रहा हूं और फॉर्मल्डिहाइड यानी SCHO और 2-मिथाइल। चलो यार 3-मिथाइल ब्यूटामाइन का ओजोनोलाइसिस करा, किसका 3-मिथाइल ब्यूटामाइन का। तो तीसरे पे क्या लग गया, मिथाइल और ब्यूटामाइन यानी डबल बॉन्ड। ओजोनोलाइसिस कराओगे तो यहां पे O3 जिंक प्लस H2O का काम होगा। O3 क्या करता है, ओजोनाइड बनाएगा। तो जब यहां पे ओजोनाइड बनाओगे तो ओजोनाइड कुछ ऐसे बनते हैं बच्चों, और इस बॉन्ड को तोड़ दो। जब तोड़ोगे तो यहां पे क्या होगा, 2 H लगे होंगे, तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, एक CHO मिलेगा, यस मिलेगा। और यहां से क्या मिलेगा, CH3C, ऊपर क्या लगा है CH3H, और यहां से क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड होगा यानी CHO। तो देखो मिल गया, नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 और 2 पे क्या मिल गया, मिथाइल 2-मिथाइल प्रोपेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो कौन सा आंसर सही हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया फोर्थ वन इसका राइट आंसर। फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वो आप इस क्वेश्चन को लगा के आए होंगे एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है गैसिस्टिक का। सिंपल क्वेश्चन है 10 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 27 डिग्री सेल्सियस। Assuming O2 gas behave ideally, the pressure inside the bottle, अरे यार PV is equal to क्या लगा दो, nRT लगा दो, सम करो। क्या प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया, यस सर 10 लीटर दिया होगा, अच्छा। वेट दिया है O2 का, यस सर 64 ग्राम दिया है, अच्छा। टेम्परेचर सर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर देना 273 ऐड करके। नंबर ऑफ मोल निकाल दो यार, कितना आ जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास पुट कर दो, आसानी से प्रेशर निकलेगा और प्रेशर 4.9 बार के आसपास आएगा, ठीक है। 4.9 मतलब थर्ड वन इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर से अपने बाप में इंपॉर्टेंट रूल आया कोऑर्डिनेशन का। भाई कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, ध्यान से कौन सा दिया हुआ है, NiEN का होल थ्राइस, अच्छा जी। इस पर कितना दिया है, +2 ऑफ बिजनेस स्टेट पे, जो कि इथाइलिक टाइप में न्यूट्रल लिगेंड होता है बच्चों, ठीक है ना। दूसरा क्या दिया हुआ है, NiH2O का होल 4En, और इस पर क्या है +2, यानी वाटर के न्यूट्रल ही है। तीसरा क्या दिया हुआ है, NiH2O का होल ट्वाइस En का होल ट्वाइस, ये भी क्या है +2। भाई सब में देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है ना, बट ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है SFL, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ वीक है, स्ट्रॉन्ग के साथ वीक है। जितना SFL जितना ज्यादा होगा उसकी CFT उतनी ही, CFST उतनी ही ज्यादा होगी, एनर्जी उतनी ही क्या होगी बच्चों, ज्यादा। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 3 है, इसमें कितने हैं 2, इसमें 1 यानी K, और A के बाद क्या आएगा C, और लास्ट में B। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जितना ज्यादा होंगे, CFT की तरफ ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर, सी, ठीक है ना। मतलब पहले ये होगा फिर ये होगा, लास्ट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे, खत्म होने वाला है। अरे यार ये तो छुपा हुआ क्वेश्चन था, अभी नजर आया ये क्वेश्चन। एल्डोल फैमिली, हम भी बोले एल्डोल से कैसे भूल सकता है, एल्डोल आ गया भाई, एक ऐसा रिएक्टेंट जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में एल्डोल नहीं होता है तो कैनेजारो, ठीक है ना। क्या क्या दिया हुआ है, एसीटोन दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा क्या दिया हुआ है 2-पेंटेनोन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, राइट। किसके प्रेजेंस में NaOH। आई ध्यान से देखो, इसके पास भी अल्फा है, इसके पास भी अल्फा, यानी ब्रोमाइड फोलिक कीटोन विल शो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब बताओ अगर इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका AB टाइप का, वाटर क्रॉस करोगे कंडेंसेशन हो जाएगा। एक प्रोडक्ट कैसा बनेगा AA टाइप का, एक प्रोडक्ट कैसा बनेगा BB टाइप का। बना के देखना, यानी B से अल्फा निकालो और B पे अटैक करो, A से निकालो A पे अटैक करा लो। जैसे मैं एक तरह की दिखाता हूं
जैसे मान लो ये कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे हो गया CH3। दूसरा क्या है हमारा, एक और कीटोन है तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। NaOH के प्रेजेंस में इसका H2 और इसका O डायरेक्ट बता रहे हैं, वैसे मैकेनिज्म है इसका। तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C, ये हो गया OH निकल के हो गया H डबल बॉन्ड C, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C। ये प्रोडक्ट बन गया, सॉरी डबल बॉन्ड हो तो कैसे कहेंगे C, ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड C और ये हो गया C। एक प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा दूसरे से कराओगे, दूसरा पहले से कराओगे, और चारों में जब मिला के देखोगे तो यार कौन सा ऑप्शन गड़बड़ कर जाएगा, फर्स्ट वन, ये बनेगा ही नहीं, फर्स्ट वन बनेगा ही नहीं, तुम डरा के देख लेना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो एल्डोल कंडेंसेशन है, अगर इसका इससे करा तो सिंपल, इसका इससे से कराओगे तो क्रॉस है। लास्ट क्वेश्चन 97 क्वेश्चन जो है वो 97 क्वेश्चन तो बोनस में जा रहा है आप लोगों के फोकट में, क्यों, क्योंकि नीट वाले ने एक गलती कर दी पेपर बनाने में, इसमें दिया हुआ है 10.5 वोल्ट, जबकि सर 10.5 वोल्ट देगा तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, आप नस्ट इक्वेशन लगा के देख लेना, मैंने चेक किया, आप भी चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे 1.05 वोल्ट देगा ना, तब एक ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आएगा। तो इसमें जब डेटा ही गलत है तो इस केस में कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा होगा, जब आप क्वेश्चन लगाओगे यूजिंग नस्ट इक्वेशन E cell is equal to E naught cell minus 0.529 and log E या Q प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसलिए ये क्वेश्चन बोनस है। और जिन लोगों ने दिमाग लगा के 1.05 अगर सोच लिया होगा तो ऑप्शन दे जाएगा, इसलिए बोनस क्वेश्चन जाएगा। नीट को तो यही करना चाहिए, इस क्वेश्चन पे बोनस देना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती है, लेकिन हो सकता है वो बोल दें कि मिस प्रिंटिंग है, 10.5 हमने नहीं लिखा था, वो प्रिंटिंग में एरर हो गया, तो भाई वो ऐसा कर सकते हैं, अब ऐसा करेंगे तो बेटर, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, ये 98 क्वेश्चन, 98 एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, रेडियस निकालना है भाई, और वो रेडियस r इज इक्वल टू क्या होता है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय में z होता है। n क्या है, z क्या है, एटॉमिक नंबर, और यहां सिंबल दिया हुआ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, तो लिथियम का स्टोन, ठीक है ना, पास में आना 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की होता है। n1 इज इक्वल टू कितना दिया है 3, और z एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। हीलियम की बात कर लो, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो हीलियम ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू कितना दे दिया आपका 2, n2 की वैल्यू, और z2 कितना दे दिया 2, भाई फार्मूले पर रख दो ना, r हीलियम अपॉन r लिथियम ले लो, r लिथियम प्लस 2 अपॉन r हीलियम प्लस, लगा के चेक कर लो, लगा के चेक करोगे तो बताओ क्या आएगा भाई, इस केस में 3 into 3 n स्क्वायर बाय z, और कितना हो जाएगा आपका 3 into 3 यानी स्पेसिफिक लिखना n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इनटू z2 बाय में z1, लगा के चेक कर लो यार, लगा के चेक करोगे तो मैंने सॉल्व किया, इसका वैल्यू आया 158.7 पिकोमीटर। यार एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये रिलेशन याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, आगे चल लेते हैं, यानी इसका आंसर कितना होगा 158.7, यानी ऑप्शन कितना होगा इसका डी, 4 इज द राइट आंसर। चलो यार सॉलिड स्टेट कहीं छुपा हुआ था, अब मिला है, ठीक है। बोल रहा है कॉपर क्रिस्टल एफसीसी, यार एफसीसी दे दिया, एज लेंथ दिया हुआ ए, एज लेंथ ए कितना दिया बच्चों, एज लेंथ ए दिया हुआ 3.608 into 10 का पावर -8 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। असर पर डेंसिटी कितना दे दिया 8.92, यार फार्मूले में रख दो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है mz अपॉन na into aq, na क्या आवागोनार नंबर, डेंसिटी कितना दिया हुआ 8.92, z कितना होता है फिजिकली 4, ठीक है, हमें यही निकालना है। na कितना होता है आवागोनार नंबर 6.022 10 का पावर 23, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है राइट, और a कितना दिया हुआ है बेटा, एज लेंथ कितना लिखे देखो 3.608 10 का पावर -8 का, इसको सॉल्व करोगे m निकल के आएगा और उसका m आएगा 63.1 u, तो जिन लोगों ने 63.1 u किया वो बिल्कुल सही है, एटॉमिक मास। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो कि इसने ऑर्गेनिक से खत्म किया है,
ऑर्गेनिक से हम भी खत्म कर देते हैं भाई। ये देखो क्या दिया हुआ है, साइनाइड दिया हुआ है, ठीक है। और इस साइनाइड का रिएक्शन इसने किससे करा दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अच्छा जी, फंसा हुआ था, ये बहुत देर बाद आया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को एमी और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को एल्युमिनियम में कन्वर्ट करता है। क्या नाइट्रोजन है, यस है, तो एमी में कन्वर्ट कर देगा रिडक्शन करा के। मैकेनिज्म बताने की जरूरत अभी तो है नहीं, यानी CH2 NH2 एमी बना के रिड्यूस करता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को एमीन में और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को एल्डिहाइड ग्रुप को एल्कोहल में। चलिए पहले तो ये हो गया, आगे चले थे। उसके बाद क्या पूछा, उसके बाद उसने ये बोला कि उसके बाद बोल रहा है NaN2 अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन में नीट में ही इसके पहले ही ये क्वेश्चन दिया है, फिर से देखो क्वेश्चन के अंदर पूछा है। अभी डाइजोनियम बताए थे, तो फिर से डाइजोनियम कंडीशन एमिलीन प्राइमरी एमीन डाइजोनियम सॉरी Na2HCl के साथ प्राइमरी एमीन नॉट सेकेंडरी टर्शियरी क्या बनाएगा, डाइजोनियम। और डाइजोनियम क्या बनेगा बच्चों, CH2N2+, राइट। और फिर बोलता है इसको वाटर के साथ रख दो, तो जब वाटर के साथ इसको रखोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा और वाटर में क्या होगा बेटा, OH- होगा। इस कार्बोकैटायन को अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या दे देगा, सीधा सीधा दे देगा यहाँ पे CH2 और इस कार्बोकैटायन पे क्या लग जाएगा, OH। कौन सा आंसर सही होगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों के आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आपको बता दिए। होप आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा गया होगा, मिला लीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ गड़बड़ होगा, हो सकता है मेरे से भी हो सकता है, तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको प्रॉपर तरीके से फिर से देख लूंगा। लेकिन मुझे लगता है सही है ऑप्शन, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपका भी फिजिक्स और बॉटनी लॉजी का भी डिस्कशन होने वाला है। चलिए फिर चलते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।